हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिसऑर्डर। हम कर रहे थे टेम्पो के डिसऑर्डर्स ऑफ टेम्पो, डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट टेम्पो। तो उसमें हमने पढ़ा था फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। उसके 2 रह गए थे, इनहिबिशन, स्लोइंग ऑफ थिंकिंग और सर्कमस्टेंशियलिटी। और ये सब पार्ट है, अल्टीमेटली पार्ट है स्ट्रीम ऑफ थॉट, डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट का। तो इसका सेकंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के बाद जो डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट टेम्पो में आता है वो है इनहिबिशन या स्लोइंग ऑफ थिंकिंग। तो जैसे नाम से पता चल रहा है स्लोइंग ऑफ थिंकिंग, तो द ट्रेन ऑफ थॉट इज़ स्लो डाउन। जो थॉट की स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। नंबर ऑफ़ आइडियाज़ एंड मेंटल इमेजेस इज़ डिक्रीज्ड। जो आइडियाज़ एक पर्सन के माइंड में आते हैं या मेंटल इमेजेस ब्रेन में बनती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये पेशेंट क्या सिम्टम्स बताते हैं, पेशेंट्स कैसे एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे, कि वो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, कि वो उनको डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उनकी थिंकिंग इतनी स्लो डाउन हो जाती है कि इंसान डिसीजंस नहीं ले पाता फिर बहुत स्लो थिंकिंग में। या लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है बहुत स्लो थिंकिंग में। एक नॉर्मल स्पीड तो होनी चाहिए थिंकिंग की, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्लैरिटी नहीं रहती थिंकिंग में क्योंकि बहुत ही स्लो थिंकिंग हो जाती है। और साथ में 2 और हैं, एक तो एक्टिवली किसी चीज़ में अटेंशन नहीं दे पाते क्योंकि वहीं इतनी स्लो थिंकिंग की एक एवरेज स्पीड तो होनी चाहिए। अब कार कोई बहुत स्लो चलाएगा तो फिर अपने डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेगा, तो रिडक्शन इन एक्टिव अटेंशन। और इवेंट जो है बहुत ही पुअरली रजिस्टर्ड होते हैं, वही इसलिए क्योंकि थिंकिंग इतनी स्लो हो जाती है कि इवेंट इंसान अटेंशन नहीं पे कर पाता, तो अटेंशन नहीं पे कर पाएगा तो रजिस्टर भी नहीं होंगे प्रॉपरली, मेमोरी भी नहीं बनेगी। तो असली में तो उसकी स्लोइंग ऑफ थिंकिंग होती है, पर पेशेंट को लगता है कि उसको मेमोरी लॉस हो रहा है या उसको ओवर वैल्यूड आइडियाज़ आ रहे हैं, आने शुरू हो जाते हैं, या उसके डिल्यूशनल आइडियाज़ बन जाते हैं कि उसको जो है वो मेंटली अनवेल हो रहा है। मतलब जो फिश में लिखा गया है कि पेशेंट डेवलप एन ओवर वैल्यूड डिल्यूशनल आइडियाज़ दैट ही और शी इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज और माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली उसको कुछ याद नहीं रहेगा, वो किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी थिंकिंग इतनी स्लो हो गई है, तो उसको यही लगेगा कि मुझे क्या हो गया है। तो पेशेंट को एक अपने हेड में स्ट्रेंज सेंसेशन भी फील होती है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। और बट बहुत सारे मतलब एक गलती हो जाती है क्लिनिशियन से कि वो मिस्टेकन गलती से इसे डिमेंशिया डायग्नोज कर देते हैं। असली में स्लो थिंकिंग इतनी स्लो है कि उस वजह से नहीं हो रहा, पर डिमेंशिया में मतलब इंसान बहुत ज़्यादा भूलता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है जिसमें इंसान को जो एज के साथ अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट आती है, बट वो उसका डायग्नोसिस मिस्टेकनली हो जाता है क्योंकि इसमें भी पर्सन को मेमोरी के इश्यूज़ है। पर इसमें इसलिए क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत स्लो है। डिमेंशिया न्यूरोलॉजिकल कारण की वजह से होता है। और ये स्लोइंग ऑफ थिंकिंग एक साइकोपैथोलॉजी या एक जिसको अगर जो भाषा बोली जाती है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। डिमेंशिया इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो इसका मिस्टेकन डायग्नोसिस हो जाता है डिमेंशिया के साथ क्योंकि दोनों में कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं। और स्लोइंग ऑफ थिंकिंग देखा किस में जाता है, एक तो डिप्रेशन में देखा जाता है, तभी इंसान हर काम स्लो करता है, ऐसा कुछ करने का मन नहीं करता क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत स्लो हो जाती है। एक मैनिक स्टूपर में देखा जाता है, मतलब कि मैनिक स्टूपर होता है जब पेशेंट में मैनिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेशेंट में मैनिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और वो सडन मतलब पेशेंट मैनिया के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है और वो सडनली एकदम से ही सडनली वो मोशनलेस स्टूपर में चला जाता है। मतलब एकदम वो हॉल्ट कर देता है, वो बिल्कुल हिलता नहीं है स्टूपर। मतलब जैसे पोजीशन में है कि अगर उसका हाथ खड़ा है तो वो खड़ा रहेगा, अगर वो कुर्सी पे बैठा नहीं हो तो वो खड़ा रहेगा, या फिर बैठा है तो बैठा रहेगा, मतलब जिस भी पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। तो ये इसको मैनिक स्टूपर बोलते हैं। तो ये डिप्रेशन और मैनिक स्टूपर में इनहिबिशन या स्लोइंग ऑफ थिंकिंग देखी जाती है। तो ये तो दूसरा पार्ट था
थॉट टेम्पो का। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और इनहिबिशन स्लोइंग ऑफ थिंकिंग हो गई है। एक और रह गया इसका, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी तो सर्कमस्टेंशियलिटी तब होती है जब थिंकिंग बहुत ही स्लो तो प्रोसीड होती है। अब स्लो तो पहले में भी हो रही थी, बट इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बहुत ही अननेसेसरी और ट्रिवियल डिटेल्स ऐड हो जाती है, उसमें वो नहीं हो रही थी। सर्कमस्टेंशियलिटी और इनहिबिशन ऑफ थिंकिंग का क्या फ़र्क है, उसमें भी थिंकिंग स्लो थी पर अननेसेसरी और ट्रिवियल डिटेल्स नहीं थी। सर्कमस्टेंशियलिटी में जो डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, जो छोटी मोटी डिटेल्स है, जो कुछ पूछा गया तो उसमें वो भी ऐड कर दी जाती है। पर फाइनली पॉइंट को रीच कर जाता है इंसान। मतलब अगर उससे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो वो बहुत सारी ट्रिवियल और अननेसेसरी डिटेल्स बता देगा कि अच्छा वहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे इतना अच्छा मार्केट है, वहाँ का मौसम अच्छा, पर एंड में बता देगा कि हाँ मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो गोल क्या है थिंकिंग का, कभी गोल ऑफ थिंकिंग इज़ नेवर कम्प्लीटली लॉस्ट। कभी भी कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं होता, वो अपने गोल तक पहुंच जाता है सर्कमस्टेंशियलिटी में। बस थिंकिंग जो है जो प्रोसीड करती है वो एक इंट्रिकेटेड और कन्वोल्यूटेड पाथ, मतलब थोड़ा कहते हैं घुमा फिरा के, नॉट इन द सेंस कि वो इंटेंशनली करा होता है, बट वो थोड़ा सा अननेसेसरी डिटेल्स करके एक कन्वोल्यूटेड पाथ ऐसे, मतलब सर्कल का पाथ वैसे वो फॉलो करता है। तो पेशेंस रखने पड़ते हैं सुनने के लिए उसके आंसर को। और हिस्टोरिकली सेडॉक ने बोला है 2009 में कि जो सर्कमस्टेंशियलिटी है वो ओकेशनली कभी, ओकेशनली नॉट एवरी टाइम, जिन पेशेंट्स में को एपिलेप्सी से जो एपिलेप्सी जिनको होती है, जिन लोगों को, उनमें एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट देखा गया है कि उनकी थोड़ा सा ये पर्सनैलिटी में आ जाता है कि जो बात करते हैं उसमें वो अननेसेसरी ट्रिवियल डिटेल्स ऐड करके करते हैं बात। बट ये हिस्टोरिकली बोला गया था, आज के टाइम पे शायद उतना रेलेवेंट नहीं है। सेडॉक ने बोला है 2009 में। और सर्कमस्टेंशियलिटी किस किस कंटेक्स्ट में आ जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाती है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में भी थोड़ा शायद अननेसेसरी ट्रिवियल डिटेल्स ऐड हो जाती है। पीपल विद ऑब्सेशनल पर्सनालिटी ट्रेड्स, जिनमें पर्सनालिटी ही थोड़ी ऑब्सेशनल होती है, जिनको हर काम परफेक्ट चाहिए, जिसको OCPD भी कहते हैं, बट इन्होंने अकेले ऑब्सेशनल कहा है, ऑब्सेशनल पर्सनालिटी ट्रेड्स। तो उनमें भी ये चीज़ सर्कमस्टेंशियलिटी आ जाती है, क्योंकि अननेसेसरी ट्रिवियल डिटेल्स देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में भी सर्कमस्टेंशियलिटी आ जाती है कि अननेसेसरी ट्रिवियल डिटेल्स देते हैं। तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में भी, स्किज़ोफ्रेनिया का जो इमोशनल कंपोनेंट के डिसऑर्डर में भी सर्कमस्टेंशियलिटी आ जाती है। तो ये इन कंटेक्स्ट में आती है। ये टैन ने बोला है 2015 में, टैन और उसकी टीम में। रेफरेंस वॉज फिश साइकोपैथोलॉजी बुक। थैंक